यह कहानी है साल 1980 की और ये सच्ची घटना पर आधारित है। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। गांव में बिजली सिर्फ शाम को थोड़ी देर के लिए आती थी और रातें इतनी अंधेरी होती थी कि लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। बारिश के मौसम में सड़कें कीचड़ से भरी रहती थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती थी। कहानी का मेन कैरेक्टर है राम प्रसाद। राम प्रसाद एक युवा मास्टर जी थे जो पहली बार अपने गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में नौकरी करने गए थे। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो आज भी लोगों को डराता है। लोग कहते हैं कि वो पुराना मकान आज भी खाली पड़ा है और उस बरगद के पेड़ के नीचे रात में कभी कभी रोने की आवाज आती है। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं और इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो लाइट जला लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहां पर हैं, उस अंधेरे मकान में, उस बारिश में। और ये जितनी भी घटनाएं मैं बताने वाला हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब आपके सामने हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1980, जून का महीना। राम प्रसाद बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत नॉर्मल सा था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करने वाले लोग और सुबह शाम मंदिर की घंटियां। राम प्रसाद ने पटना से DLED की पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें सरकारी प्राइमरी स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल गई थी। जगह थी झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा, खड़गपुर। ये वो वाला खड़गपुर नहीं था जहां रेलवे स्टेशन है, बल्कि पहाड़ों के बीच बसा एक सुनसान इलाका जहां लोग पुराने रिवाजों में जीते थे। दोस्तों, गांव देहातों में पुराने रिवाजों को माना जाता है। वो अभी तक अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, पर शहरों में भूलते जा रहे हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। राम प्रसाद को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जहां पर उनकी नौकरी लगी थी वो घर से बहुत दूर था और वो रोज आना जाना नहीं कर सकते थे। उनके पिताजी किसान थे और माँ घर संभालती थी। जाते समय पिताजी ने कहा, बेटा वहां संभल कर रहना, पहाड़ी इलाकों में अजीब अजीब बातें होती हैं। राम प्रसाद ने हंसकर कहा, पिताजी मैं पढ़ा लिखा हूं, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन दिल में थोड़ी घबराहट थी। राम प्रसाद ने अपना सामान बांधा और वो बस स्टैंड की तरफ निकल गए। जब वो बस स्टैंड पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी सी बस दिखाई दी जिस पर बाहर से जंग लगा हुआ था। अंदर लकड़ी की सीटें थी जो टूटी फूटी थी। बस में और भी यात्री थे, कुछ किसान, कुछ व्यापारी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बस की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन पानी की बूंदें अंदर टपक रही थी। हवा में मिट्टी की गंध आ रही थी और बस की आवाज गड़गड़ाहट जैसे कोई पुराना इंजन चला रहा हो। सफर लंबा था। पहले पटना से रांची, फिर रांची से लोकल बस में बदलकर रास्ते में पहाड़ दिखने लगे, घने जंगल, हरे भरे पेड़ और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। एक जगह बस रुकी, लोग चाय पीने उतरे। राम प्रसाद ने भी चाय ली, गर्म मीठी चाय जो बारिश में अच्छी लग रही थी। दोस्तों, कभी भी बारिश में अगर आप चाय पियोगे ना, उसका आनंद ही अलग होता है, बहुत मजा आता है। वही मजा इस टाइम राम प्रसाद को आ रहा होगा। चलो कहानी पर आते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? राम प्रसाद ने बताया, खड़गपुर, स्कूल में नौकरी लगी है। बूढ़े ने सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए कहा, वहां सावधान रहना बेटा, पुराना इलाका है, कुछ पुरानी आत्माएं भी भटकती हैं। राम प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा, ये सब कहानियां हैं। शाम होने लगी, बस कस्बे में पहुंची। खड़गपुर छोटा सा था, एक मुख्य बाजार जहां 2-4 दुकानें थी, चाय की ठेली, किराने की दुकान, एक डाकघर और दूर एक पुलिस चौकी। सड़कें कीचड़ से भरी थी, लोग छाते लेकर चल रहे थे। राम प्रसाद बस से उतरे। उनका सामान, एक सूटकेस और एक बैग गीला हो गया था। वो पैदल ही मकान की ओर चल दिए। हवा ठंडी थी, बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मकान ठाकुर रघुवीर सिंह का था। ठाकुर साहब बूढ़े थे, उम्र करीब 65 साल। उनका मकान ब्रिटिश जमाने का था। ऊंची दीवारें,
लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे और छत पर पुरानी टाइलें। बाहर से देखकर लगता था कि सालों से कोई नहीं रहा। राम प्रसाद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? फिर दरवाजा खुला। ठाकुर साहब खड़े थे, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, आंखें लाल जैसे रात भर सोए नहीं हो। उन्होंने कहा, आओ बेटा। राम प्रसाद हो ना? ये तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। राम प्रसाद अंदर गए। मकान बड़ा था लेकिन पुराना। हॉल में पुरानी कुर्सियां, दीवारों पर पीला पेंट जो उखड़ रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी और नमी की। पीछे एक बगीचा था जहां नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और सबसे बड़ा बरगद का पेड़। बरगद इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थी, जैसे कोई हाथ फैलाए हो। शाम के समय वो पेड़ डरावना लगता था। दोस्तों, कभी भी अगर आप बरगद या पीपल के पेड़ को रात को देखोगे ना, तो वो डरावना ही लगता है। कमेंट्स में जरूर बताना जिसने देखा है। चलो कहानी पर आते हैं। ठाकुर साहब ने कमरा दिखाया। कमरे में एक लकड़ी का पलंग, एक मेज और एक अलमारी थी। फर्श पर पुरानी टाइलें जो ठंडी थी। उन्होंने चाबी दी और कहा, रात को दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना बेटा, यहां रातें अंधेरी होती हैं। राम प्रसाद ने सामान रखा, कपड़े बदले और रसोई में जाकर खाना बनाया। सादी रोटी और सब्जी। बाहर बारिश हो रही थी, पत्तों पर पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो रेडियो लगाकर बैठ गए। रेडियो में समाचार आ रहे थे, इंदिरा गांधी की बातें, मौसम की खबर। फिर वो सो गए। पहली रात शांत गुजरी, लेकिन सुबह उठते ही लगा कि मकान में कुछ अजीब है, जैसे कोई देख रहा हो। अगले दिन राम प्रसाद स्कूल गए। स्कूल कस्बे के बाहर था, एक छोटी सी इमारत। हेडमास्टर शर्मा जी मिले, बूढ़े चश्मा लगाए हुए। उन्होंने कहा, स्वागत है राम बाबू, आइए। स्कूल में 50 बच्चे थे, कक्षा 1 से 5 तक। बच्चे गरीब घरों से आते थे, कपड़े फटे हुए लेकिन आंखों में सीखने की चमक। राम प्रसाद ने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों से बातें भी की, उन्हें कुछ कहानियां भी सुनाई। दिन अच्छा गुजरा। शाम को वो अपने घर लौटे तो बारिश फिर शुरू हो गई। मकान में घुसे, लालटेन जलाई, क्योंकि बिजली शाम को ही आती थी, और वो भी कभी कभी। उन्होंने चाय बनाई। गर्म चाय की खुशबू ने मन खुश कर दिया। रात हुई, वो किताब पढ़ने लगे। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई। फिर तीसरी रात आई। राम प्रसाद सो रहे थे, अचानक जागे क्योंकि बाहर से आवाज आई। पहले लगा हवा है, लेकिन फिर साफ सुना कोई रो रहा था। एक औरत की सिसकियां, धीमी, दर्द भरी। राम प्रसाद उठे, दिल धड़क रहा था। उन्होंने लालटेन उठाई, दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका आया, चेहरे पर लगा। बगीचे की ओर देखा, बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी वाली औरत, बाल खुले, बारिश में भीगी हुई। वो रो रही थी, हाथों से चेहरा ढके हुए। राम प्रसाद की सांसें रुक गईं। उन्होंने आवाज लगाई, कौन हो तुम? आवाज कांप रही थी। औरत राम प्रसाद की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल जैसे खून से भरी, चेहरा सूखा, पीला, होठ काले। उसने देखा, फिर मुस्कुराई। दांत चमके, सफेद और नोकीले। राम प्रसाद पीछे हटे, लेकिन वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। कोई निशान नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। राम प्रसाद ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो पलंग पर बैठे लालटेन की रोशनी में अपना चेहरा देखा, पसीने से भीगा। सोचा शायद भ्रम होगा, थकान से, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात जागते रहे, बाहर की आवाजें सुनते रहे, हवा, बारिश और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन मन में डर बैठ गया था। सुबह राम प्रसाद ठाकुर साहब के पास गए। राम प्रसाद ने सब बताया, रात की घटना। वो औरत, ठाकुर साहब का चेहरा बदल गया। उन्होंने चाय का कप रखा और धीमी सी आवाज में कहा, बेटा वो श्यामा थी, इस मकान की पूरी कहानी है। राम प्रसाद ने पूछा, कौन श्यामा? ठाकुर साहब ने बताना शुरू किया। उनकी आवाज में डर था, जैसे पुरानी यादें ताजा हो रही हों। ये बात 1947 से 48 की है। आजादी का समय था। श्यामा इस मकान में रहती थी। उसका पति फौज में था, जंग में मारा गया। श्यामा विधवा हो गई।
उनके पास एक छोटा सा बेटा था, उम्र 5 साल। गांव वाले पुराने रिवाजों में विश्वास रखते थे। उन्होंने श्यामा पर इल्जाम लगाया कि वो जादू टोना करती है, डायन है। कहते थे कि वो रात में रूप बदलती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। एक रात गांव वाले इकट्ठा हुए, लाठियां लेकर, मशाले जलाकर। उन्होंने श्यामा को घर से घसीटा, पीटा और मार डाला। लेकिन अगली सुबह उसकी लाश गायब थी। कोई नहीं जानता कहां गई। लोग कहते हैं कि वो डायन थी, इसलिए उसकी रूह भटकती है। हर कुछ सालों में लौटती है बदला लेने के लिए। राम प्रसाद सुनते रहे। ठाकुर साहब ने आगे कहा कि मकान तब से खाली था, मैंने खरीदा, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। रात में आवाजें आती हैं। राम प्रसाद ने कहा, ठाकुर साहब, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। लेकिन दिल में शक था। वो स्कूल गए, लेकिन मन नहीं लगा। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बार बार वो लाल आंखें याद आ रही थी। शाम को लौटे, मकान में घुसे। अब हर चीज डरावनी लगने लगी थी। दरवाजों की दरारें, छत से टपकता पानी, बगीचे का अंधेरा। दिन बीतते गए। जुलाई आया, बारिश और तेज। एक रात राम प्रसाद सो रहे थे। अचानक सपना आया। वो औरत उनके कमरे में है, सफेद साड़ी, बाल बिखरे। वो पास आई, हाथ बढ़ाया और गला दबाने लगी। राम प्रसाद की सांस रुक गई। वो चीखे, जागे। कमरा खाली था। राम प्रसाद की चीख निकल गई, उनकी आंख खुल गई। वो जोर से चीखे और उठकर बैठ गए। कमरा खाली था, लेकिन गले पर निशान थे, लाल, जैसे नखूनों से खरोच हो। दर्द हो रहा था। वो आईने में देखने गए, निशान साफ दिख रहे थे। सुबह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा एलर्जी होगी। लेकिन राम प्रसाद जानते थे कि ये कोई साधारण बात नहीं है। कस्बे में अफवाहें फैलने लगी। एक किसान का बेटा नाम बाबू गायब हो गया। वो शाम को खेत से लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। लोग कहने लगे डायन ले गई। पुलिस आई। इंस्पेक्टर खान सख्त मिजाज के थे। उन्होंने पूछताछ की। राम प्रसाद से भी पूछा, तुमने कुछ देखा? राम प्रसाद ने ना कहा, लेकिन मन में डर था। रातें अब और ज्यादा डरावनी होने लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज, कभी हंसी, कभी रोना, कभी आ की आवाज। राम प्रसाद रात भर जागते थे, लालटेन जलाकर बैठे रहते थे। एक रात तो ऐसा हुआ कि बाहर से आवाज आई, उनकी मां की आवाज में, राम बेटा दरवाजा खोलो, मैं आई हूं। राम प्रसाद का दिल रुक गया। वो जानते थे मां गांव में है, लेकिन आवाज बिल्कुल वैसी ही। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन पूरी रात वो डरते रहे। राम प्रसाद अब थके हुए थे। वो मंदिर गए। मंदिर कस्बे के बाहर था, एक छोटी सी पहाड़ी पर। रास्ता कीचड़ भरा था, वहां पे बहुत ज्यादा फिसलन भी थी। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़े, पसीने से भीगे। पंडित जी बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदर। राम प्रसाद ने सब बताया, वो औरत, निशान, आवाजें। पंडित जी ने आंखें बंद की, जैसे ध्यान लगा रहे हो। फिर कहा, बेटा वो श्यामा की रूह है। उसने श्राप दिया था कि वो सबको मार डालेगी जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। हर 20 साल में लौटती है। उन्होंने एक तावीज दिया, लाल धागे में बंधा, और उन्हें एक मंत्र भी बताया। राम प्रसाद ने तावीज पहना। मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन डर कम नहीं हुआ। एक दिन राम प्रसाद की मुलाकात हुई विजय से। विजय कस्बे में साइकिल की दुकान चलाता था। वो दोस्त बन गए। एक दिन दुकान पर वो दोनों चाय पी रहे थे। राम प्रसाद ने विजय को सब कुछ बताया। विजय ने कहा, राम भाई, ये सच है। मेरे चाचा ने 1960 में देखा था। डायन हर 20 साल बाद आती है। उन्होंने प्लान बनाया, एक रात जाग कर देखेंगे। विजय राम प्रसाद के मकान में रुका। वो लालटेन जलाकर बैठे थे, बातें कर रहे थे। रात के 12 बजे बाहर से हंसी की आवाज आई। फिर दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। राम प्रसाद और विजय डर गए, लेकिन बाहर निकले। लालटेन की रोशनी में बगीचा चमक रहा था। बरगद के नीचे वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, आंखें लाल। उसने देखा और बोली धीमी भयानक आवाज में, तुम लोगों ने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगी। आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। विजय चीखा, भागो, यहां से भागो। वो दोनों अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर जागे। सुबह विजय बीमार पड़ गया, तेज बुखार, शरीर कांप रहा था।
डॉक्टर ने कहा फीवर है, लेकिन विजय ने राम प्रसाद से कहा सपने में वो आई थी, गला दबा रही थी। अब राम प्रसाद अकेले थे। अक्टूबर आया, दिवाली का समय था, कस्बा जगमगा रहा था, लेकिन उनका मकान अंधेरे में था। उन्होंने फैसला किया इस डर का अंत करूंगा। पंडित जी से मिले। पंडित जी ने कहा पूजा करनी होगी, लेकिन उसके लिए चंदन का फूल चाहिए जो पहाड़ पर मिलता है, और जानना होगा कि रूह क्यों भटक रही है। राम प्रसाद और विजय, जो अब थोड़ा ठीक था, पहाड़ पर गए। रास्ता कठिन था, चढ़ाई, कीचड़, पत्थर, हवा तेज, पेड़ हिल रहे थे। वो ऊपर पहुंचे, फूल तोड़े, सफेद सुगंधित फूल, लेकिन लौटते समय अचानक तेज हवा और झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य हवा ने धक्का दिया हो। विजय गिर गया, पैर टूट गया, दर्द से चीख रहा था। रामप्रसाद ने उसे उठाया, पीठ पर लादा और नीचे लाए। फिर पूजा की रात आई। मंदिर में हवन तैयार था, लकड़ियां, घी, अगरबत्ती की खुशबू। रामप्रसाद तावीज पहने बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे बाहर से चीखे। हवन की आग तेज हो गई। अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आए। श्यामा, बाल उड़ रहे थे, आंखें जलती हुई। वो जोर से चीखी, मुझे चैन दो वरना सब मरेंगे। रामप्रसाद का शरीर कांप रहा था। पंडित जी ने पूछा क्या चाहिए। वो रोई और बोली मेरा बेटा तालाब में डूब गया था, उसकी हड्डियां, मुझे उसकी हड्डियां दो। अगले दिन तालाब खुदवाया गया। गांव वाले फावड़े लेकर आए। उन्होंने तालाब खोद डाला। कीचड़ से भरा हुआ तालाब था। वो खोदते रहे। काफी नीचे खोदने के बाद उन्हें गहराई में छोटी छोटी हड्डियां मिली, एक बच्चे की। सब सिहर गए। उन्हें विधि से दफनाया गया, मंत्र पढ़कर, अगरबत्ती जलाकर। उस रात फिर हवन हुआ। श्यामा आई, लेकिन इस बार चुपचाप रोई, फिर धुएं में घुल गई, हमेशा के लिए। उसके बाद वो कभी नहीं आई। रामप्रसाद कस्बे से चले गए। आज भी बारिश की रातों में लोग कहते हैं वो बरगद का पेड़ हिलता है और रोने की आवाज आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैं मेल आईडी दे रहा हूं, आप इस पर भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।